स्वागत है दोस्तों आपका हमारी क्लास में, जिसमें हम आपको करवाने जा रहे हैं 1000 क्वेश्चंस। जी हाँ, हम आपको 1000 क्वेश्चंस करवाएंगे। 1 से लेके 1000 क्वेश्चंस हम आपको करवाएंगे। क्वेश्चंस क्या रहेंगे? टेक्निकल, ओनली टेक्निकल इलेक्ट्रिशियन थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे। देखिए दोस्तों, क्वेश्चंस वह रहेंगे जो कि आपके ओल्ड एग्ज़ाम यानी कि इलेक्ट्रिशियन के जितने भी कंपटीशन्स एग्ज़ाम होते हैं, उसी के साथ ITI के जो एग्ज़ाम होते हैं, उन सभी क्वेश्चंस यानी कि जितने भी टेक्निकल से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, उन सभी का मिक्सिस इनमें हम लेके आ रहे हैं। देखिए, हम ये भी बताएंगे कहाँ से कौन सा क्वेश्चंस आया है। तो जैसे कि हम आज लेके आए हैं आपके पास UPPCL का पेपर। UPPCL एक एग्ज़ाम है जो कि होता है वैकेंसीज के लिए, ठीक है। तो इसकी फुल फॉर्म होती है उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, ठीक है। जब भी आपसे UPPCL की कोई फुल फॉर्म पूछ लेता है तो यह आप बताइएगा, ठीक है दोस्तों। अपन 0 से स्टार्ट करेंगे और अपन 1000 तक जाएंगे, ठीक है। तो 25 क्वेश्चंस आपको डेली मिलेंगे, तो आप कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, ताकि आपको मिलती रहे नोटिफिकेशंस डेली 25 क्वेश्चंस की, जो कि ओल्ड पेपर से रहेंगे। अपन की जो एक क्लासेस चल रही है वो तो चल ही रही हैं, तो आप उनको भी रेगुलर देखते रहिए। लेकिन यह जो क्लास है ये अलग से क्लास है, जिसमें आपको ओनली ओल्ड पेपर से 25 क्वेश्चंस डेली मिलते रहेंगे, ठीक है दोस्तों। आते हैं पहले ही क्वेश्चंस पर। देखिए दोस्तों, अगर आपको क्लियरली नज़र नहीं आता है तो आप अपने वीडियो यानी कि यूट्यूब की क्वालिटी बढ़ा सकते हैं, उसको 480 कर सकते हैं या 360 कर लीजिएगा, आपको अच्छी प्रकार से समझ में आएगा। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको अच्छा नज़र आए, वैसे हम बोलेंगे तो आप समझ जाएगा, ठीक है। देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कि VVF ड्राइव से क्या आशय हैं। तो ऑप्शन है अपने जो इस प्रकार से हैं कि वेरिएबल वोल्टेज, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी इंडक्शन मोटर ड्राइव, या वेरिएबल वोल्टेज वेरिएबल फ्रीक्वेंसी इंडक्शन मोटर ड्राइव, दोनों में दिया रहेगा, इंग्लिश और हिंदी, ठीक है। तो इसमें से जो आपका आंसर यही रहेगा, ए ऑप्शन से आपका सही रहेगा, वेरिएबल वोल्टेज वेरिएबल फ्रीक्वेंसी इंडक्शन मोटर ड्राइव, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। दूसरा नंबर का क्वेश्चन है आपका OCB का पूर्ण रूप क्या है, यानी कि फुल फॉर्म क्या है। तो ओवर सर्किट ब्रेकर, या ऑफ लोड सर्किट ब्रेकर, या ऑयल सर्किट ब्रेकर, या ऑन लीड सर्किट ब्रेकर। तो इसका जो आंसर होगा ऑयल सर्किट ब्रेकर, OCB का, ठीक है। इसी के साथ एक और आता है MCB, वो यहाँ पर नहीं है। MCB बता देता हूँ मैं आपको दोस्तों। MCB की होती है म्यूचुअल सर्किट ब्रेकर, ठीक है। मैन्युएचर सर्किट ब्रेकर, ये ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा है दोस्तों आपका, विच टाइप ऑफ डायोड इज यूज्ड इन वोल्टेज रेगुलेटर्स। तो क्या इनमें से किस प्रकार का डायोड वोल्टेज रेगुलेटर में काम में लिया जाता है। तो जेनर डायोड, फोटो डायोड, वैरेक्टर डायोड, लाइट इमिटिंग डायोड। तो इसमें से जो आपका आंसर है जेनर डायोड, यही आपका उसमें प्रयोग लिया जाता है। अगला क्वेश्चन से दोस्तों आपका चौथे नंबर का क्वेश्चन है कि किस डीसी जनरेटर का EMF समीकरण क्या है। किसी डीसी जनरेटर का EMF समीकरण क्या है, यानी कि यह पूछ रहा है सूत्र EMF निकालने का, विद्युत बराबर। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर दिए हैं आपको 5NZP बटा 50 ए वोल्टेज, 5NZP बटा 60 एम्पियर वोल्टेज, 5NZP अपॉन 10 एम्पियर वोल्टेज, या 5NZP बटा 100 वोल्टेज। तो दोस्तों, इनमें से जो आपका आंसर रहेगा आपका सेकेंड नंबर ऑप्शन
5 NZ P अपॉन 60 एम्पेयर। ठीक है दोस्तों, देखिए इसमें क्या है, एन बराबर होती है आपकी गति, एन बराबर होती है गति, जेड बराबर होती है, जेड बराबर होता है आर्मेचर चालकों की संख्या, आर्मेचर चालकों की संख्या होती है दोस्तों, और पी बराबर होते हैं पोल। ठीक है, इस प्रकार से यह समीकरण बनती है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन है, किसी SF6 सर्किट ब्रेकर का क्रियाशील वोल्टेज होता है। तो SF6 का जो सर्किट ब्रेकर होता है क्रियाशील कितना वोल्टेज होता है, तो वह होता है 36 किलो वोल्ट से 760 किलो वोल्ट होता है। ठीक है, तो इसमें 3 ऑप्शन आपका सही आंसर रहेगा। छठे क्वेश्चन में पूछा है दोस्तों आपसे कि एक समकक्ष है ना, रुकिए, हाँ, एक सभा कक्ष है में निम्नलिखित संस्थापना करने की आवश्यकता है। ये जो आगे दिए हैं उनको स्थापना करनी है। 6 एम्पियर के 3 पिन वाले 8 सॉकेट, 3 पिन वाले जो सॉकेट होते हैं ना वो लगाने हैं, 8 सॉकेट लगाने हैं, और 40 वाट वाली 10 ट्यूबलाइट लगानी है, और 10 सीलिंग पंखे और 5 एग्जॉस्ट फैन यानी कि इधर उधर रखने वाले। तो सर्किट की संख्या की जरूरत पड़ेगी, तो सर्किट जो होते हैं ना सर्किट बोर्ड, उनकी जरूरत कितनी पड़ेगी, तो 6 4 8 10। तो देखिए दोस्तों है यहाँ पर कितने, तो एक तो ये जो कि 8 सॉकेट है, दूसरा है ट्यूबलाइट, और तीसरा है सीलिंग फैन, और चौथा है एग्जॉस्ट फैन। तो 4 की जरूरत पड़ेगी इसमें, यानी कि 4 अपना आंसर सही रहेगा। 7वां नंबर क्वेश्चन से दोस्तों, एक ऐसा ट्रांसफार्मर जिसमें कोई हानि नहीं होती है उसे क्या कहा जाता है। तो क्या स्वचालित ट्रांसफार्मर, पावर ट्रांसफार्मर, बेरी ट्रांसफार्मर और आदर्श ट्रांसफार्मर। तो उस ट्रांसफार्मर का नाम है आदर्श ट्रांसफार्मर। अगला क्वेश्चन से, एक एसी सर्किट में फॉर्म फैक्टर का मान होता है, फॉर्म फैक्टर का क्या मान होता है, तो 1.11 यही आपका आंसर सही रहेगा। 1.11 सही होता है। देखिए दोस्तों यह आपके एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं क्वेश्चंस। IIT में किसी भी प्रकार की जो भी आपके ये रहते हैं एग्ज़ाम, उनमें क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, क्योंकि टेक्निकल के वही क्वेश्चंस रहते हैं, कभी चेंज नहीं होते, ये रेगुलरली आते रहते हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपको 1000 क्वेश्चन के सीरीज में दूंगा, रोज़ डेली 25 क्वेश्चंस आपको मिलते रहेंगे। तो आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। किसी विद्युत बल्ब का फिलामेंट का होता है, देखिए किसका बना होता है, तो देखिए कार्बन, चांदी, तांबा। तो इन तीनों चीज़ों का कोई भी बल्ब नहीं बनता, ओनली टंगस्टन, टंगस्टन आपका सही रहेगा। ठीक है, इसी के साथ अगला क्वेश्चन से, स्थायी चुंबक बनाने के लिए उपयोगी सामग्री है। देखिए स्थायी चुंबक बनाने के लिए कौन सी सामग्री उपयुक्त होती है, कार्बन, इस्पात, कोबाल्ट, निकेल, नरम लोहा। देखिए होते तो है, नरम लोहा भी होता है, लेकिन यह स्थायी चुंबक नहीं बनाते, इससे विद्युत चुंबक बनाते हैं। ठीक है, तो कार्बन, इस्पात आपका सही रहेगा आंसर। ठीक है, इसी के साथ अगला जो क्वेश्चन है वह है, किसी प्रत्यावर्ती को उत्तेजित करने वाला एक्साइटर होता है। 11वां नंबर क्वेश्चन दोस्तों आपका, कि किसी प्रत्यावर्ती यानी कि अल्टरनेटर, प्रत्यावर्ती को बोला जाता है अल्टरनेटर, को उत्तेजित करने वाला एक्साइटर होता है। तो क्या शंट डायनेमो, एसी जनरेटर, शंट जनरेटर, सीरीज जनरेटर। तो उसको बोला जाता है शंट जनरेटर। एक्साइटर जो भी होता है ना, एक्साइटर यानी कि कोई, जैसे कि यह अल्टरनेटर है, इसको स्टार्ट करना है, शुरुआत करना है, स्वचालित बनाने के लिए होता है वो स्वचालित स्टार्ट, या इसको एक तो स्वचालित के लिए एक होता है कि यहाँ पर क्या है कि केबल्स को विद्युत चुंबक यानी कि चुंबक बनाने के लिए, विद्युत देने के लिए, चुंबक बनाने के लिए विद्युत दी जाती है, वह दी जाती है एक्साइटर से। एक्साइटर होता है वह शंट जनरेटर, शंट जनरेटर लगा हुआ होता है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन से आपका 12वां नंबर क्वेश्चन से, तारों के विद्युत रोधी प्रतिरोध को मापने में प्रयुक्त उपकरण है। तो क्या मेगर, टेकोमीटर, क्लैम्प मीटर, मल्टीमीटर। मल्टीमीटर
टेकोमीटर और क्लैम्प मीटर ये तीनों अलग हैं। मेगर से आप विद्युत ये इंसुलेटर नाप सकते हैं, तारों का प्रतिरोध नाप सकते हैं। ठीक है, तारों का प्रतिरोध मेगर से मापा जा सकता है। टेकोमीटर से गति मापी जाती है, किसी भी मोटर की गति को मापा जाता है। मल्टीमीटर से वोल्टेज धारा सभी मापे जा सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों आपका वह है किसी इलेक्ट्रॉन का प्रभाव होता है। तो इलेक्ट्रॉन का जो प्रभाव होता है वह बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये अक्सर पूछा जाता है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। एक माइनस इलेक्ट्रॉन को पूछा है तो धन वाले से तो कुछ तो छोड़ ही दो, यानी कि धन वाला तो हो ही नहीं सकता, यह होता है प्रोटॉन में। ठीक है, तो -1.602 इंटू 10 की पावर -19 सी। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, अगर इसकी जगह अगर अपन यहाँ पर प्लस लगा देते हैं, प्लस कर देते हैं तो ये प्रोटॉन का हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अपन प्लस कर देते हैं ना तो ये प्रोटॉन का हो जाता है। सेम टू सेम रहता है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, सॉरी ये इसमें नहीं होता, ओनली इसमें होता है, इलेक्ट्रॉन में होता है, थोड़ा कंफ्यूज हो गया। ठीक है, ध्यान रखना। अगला जो आपका क्वेश्चन से चॉइस हुआ है दो ट्रांसफार्मरों की तुल्यकालिकता के लिए निम्न में कौन सी प्रमुख शर्त है। तो क्या गति और भार बराबर होने चाहिए, गति और उत्तेजक वोल्टेज समान होने चाहिए, आवृत्ति वोल्टेज और फेज अनुक्रम समान होने चाहिए, गति आवृत्ति और भार एक समान होने चाहिए। तो इसमें जो आपका ऑप्शन है 3 वाला, आवृत्ति वोल्टेज और फेज अनुक्रम समान होने चाहिए। तो तुल्यकालिकता यानी कि देखिए क्या होता है, दो ट्रांसफार्मर की तुल्यकालिकता यानी कि दोनों ट्रांसफार्मर को एक साथ जोड़ना है एक ही लोड पर, दो ट्रांसफार्मर जोड़ने हैं एक ही लोड पर, तो उसमें क्या क्या समानता होनी चाहिए, आवृत्ति वोल्टेज फेज अनुक्रम ये सभी समान होने चाहिए। अगला क्वेश्चन से दोस्तों, सतह पर वाहक नली, सॉरी मैं जूम कर देता हूँ अच्छी प्रकार से आपको समझ में आएगा। सतह पर वाहक नाली वाली वायरिंग के मामले में दो शेडलों के बीच की अधिकतम दूरी से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो कितनी, तो 60 सेंटीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए दोस्तों, 60 सेंटीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार के क्वेश्चन्स पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन से आपका 16वां नंबर क्वेश्चन है, डीसी जनरेटर के सिद्धांत पर काम करता है। डीसी जनरेटर फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के नियम पर काम करता है, यह आपको भूलना नहीं चाहिए। अगला क्वेश्चन है, कितने सिंपल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखिए, निम्न में से कौन सबसे कुशल और बड़ी उपयोगी अवमंदन यानी कि डैम्पिंग प्रणाली है। तो भंवरधारा प्रणाली बहुत ही सबसे बड़ी उपयोगी अवमंदन डैम्पिंग प्रणाली है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका जो कि 18 नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश व्यवस्था उपकरणों वाले टर्मिनल बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है, स्विच सॉकेट आदि। तो देखिए, स्विच सॉकेट आदि जो बने होते हैं वह पीतल के बने होते हैं, न कि सोने के तो कुछ भी नहीं बने होते, विद्युत में प्लेटिनम के भी नहीं बने होते, चांदी के जरूर बने होते हैं, लेकिन वो छोटे छोटे अलग सर्किट बने होते हैं। सौर पैनल में चांदी का उपयोग किया जाता है, लेकिन यहाँ पर ओनली पीतल आपका सही रहेगा, जो कि स्विच सॉकेट आदि बनाने में काम आते हैं। कभी स्विच सॉकेट देखना, वो पीतल के होते हैं। ठीक है, 19 नंबर क्वेश्चन से दोस्तों आपका जो कि एक इस प्रकार से है, एक डीसी जनरेटर में अधिकतम दक्षता तभी होगी जब क्या होगा, क्या परिवर्ती हानि स्थिर हानि से कम हो, परिवर्ती हानि स्थिर हानि से ज़्यादा हो, परिवर्ती हानि तांबा हानि से ज़्यादा हो, या परिवर्ती हानि स्थिर हानि के बराबर हो। तो देखिए, अधिकतम तब होगी जब स्थिर जो परिवर्तन हानि जो है वह स्थिर हानि के क्या हो, बराबर हो, तभी दक्षता अधिकतम होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन से आपका जो कि इस प्रकार से है कि किसी पावर ट्रांसफार्मर में टैपिंग स्विच से जुड़ा होता है सेकेंडरी वाइंडिंग, प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग दोनों, या हाई टेंशन लाइन। तो देखिए, सेकेंडरी वाइंडिंग इसमें जुड़ी हुई होती हैं। अगला क्वेश्चन से आपका जो कि 21 नंबर क्वेश्चन से आज का,
किसी विद्युतीय परिपथ में 50 ओम वाला प्रतिरोध 200 वोल्ट आपूर्ति से संबंधित है, उस परिपथ से प्रवाहित होने वाली विद्युतीय धारा की गणना करें। तो देखिए, आपको ओम का नियम आता होगा। ओम का नियम जो कि अपन उसको याद करने का सबसे तरीका है वीर याद रखिए। आप इस प्रकार से उसको ऐसे उसको समझिए। देखिए, आपको निकालना है एम्पीयर यानी कि धारा निकालनी है। पूछा है विद्युतीय धारा की गणना कीजिए। तो आई बराबर यानी कि आई बराबर क्या हो जाएगा, वी आर हो जाएगा। ठीक है, वी आर यानी कि वोल्टेज बटा प्रतिरोध। तो वोल्टेज कितना है, 200 है। वोल्टेज कितना है, 200 है। तो वोल्टेज जब 200 है तो ये तो हो गया वोल्टेज 200 बटा प्रतिरोध कितना है, 50 है। तो 50, तो अपन इसका भाग देंगे इसमें, तो कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा। तो 4 एम्पियर आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें आंसर आपका कौन सा सही रहेगा, चौथा। 32 नंबर क्वेश्चन से किसी ऐसे सर्किट में प्रतिक्रियाशील शक्ति रिएक्टिव पावर द्वारा दिया जाता है। तो इसमें से जो आपका आंसर रहेगा दोस्तों वह चौथा ऑप्शन यानी कि V इंटू आई साइन थीटा। ठीक है, अगला क्वेश्चन से किलो वाट हावर मीटर यानी कि एनर्जी मीटर इज ए एन यानी वह एक है। तो क्या है, इंटरग्रेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट क्या है। इस प्रकार से यह आपका आंसर सही रहेगा दोस्तों। नाम पूछा है बस इसने कि एनर्जी मीटर एक है, तो क्या है, इंटरग्रेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट। अगला जो क्वेश्चन है आपका, ड्रम स्विच का उपयोग में किया जाता है। ड्रम स्विच जो होता है उसका उपयोग किस में किया जाता है, क्या बगीचे के प्रकाश व्यवस्था, सड़क की प्रकाश व्यवस्था, सीढ़ियों पर प्रकाश व्यवस्था या सजावटी प्रकाश व्यवस्था। देखिए दोस्तों, यह तीनों चीज़ें एक ही चीज़ है। सीढ़ियाँ अलग हैं, लेकिन ये सड़क की प्रकाश व्यवस्था और बगीचे की सेम है। सीढ़ी की थोड़ी अलग है, वहाँ इंटरमीडिएट स्विच उपयोग किए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो पूछे गए हैं ड्रम स्विच का उपयोग, तो ड्रम स्विच का उपयोग सजावटी प्रकार व्यवस्था में किया जाता है। अगला क्वेश्चन से दोस्तों आपका जो कि अंतिम क्वेश्चन रहेगा आज का 25 नंबर क्वेश्चन, किसी ट्रांसफार्मर में स्वसन को यानी कि ब्रीथरों का उपयोग, ब्रीदर होते हैं का उपयोग के लिए किया जाता है। ब्रीदर बोला जाता है उसको। देखिए दोस्तों, उसका उपयोग किस लिए किया जाता है, हवा से नमी खींचने, वाइंडिंग में विद्युत प्रतिरोधन देने, वाइंडिंग में आपूर्ति देने, वाइंडिंग में करंट देने। तो देखिए दोस्तों, इसमें जो आपका आंसर ए यानी कि पहला ही ऑप्शन आपका सही रहेगा, हवा से नमी खींचने। हवा से नमी को खींचने यानी कि ये क्या है कि बाहर लगा होता है ट्रांसफार्मर के, जिससे एक पाइप यानी कि नलिका जुड़ी होती है। यह क्या करता है कि हवा देता है। जब ट्रांसफार्मर में क्या है कि गर्मी के वजह से जो ऑयल होता है वह उबाल लेता है, तो ये पूरी जगह भर लेता है जहाँ से वायु बाहर निकलती है। भाई जगह भरेगा ऑयल तब क्या होगा कि वायु बाहर निकलेगी, तो बाहर निकलती है। लेकिन जब यह ऑयल वापस से डाउन होता है, कम हो जाता है, यहाँ पर नीचे स्तर पर आ जाता है, तो यहाँ पर जब रिक्त स्थान रहता है तो उसमें हवा की ज़रूरत होती है, तो ये ब्रीदर से हवा इन होती है। तो इसके साथ जब बाहर वातावरण में नमी हो उसको वहाँ ऑयल तक नहीं जाने देता, यह काम होता है ब्रीदर का। ठीक है दोस्तों, वीडियो कैसा लगा, यह थे 25 क्वेश्चंस आज के फर्स्ट क्लास के। आपको करवाए जाएंगे 1000 क्वेश्चंस पूरे। तो आप रेगुलर हमारे साथ जुड़े रहिए। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको 25 क्वेश्चंस डेली मिलेंगे जो कि ओल्ड पेपर से रिलेटेड रहेंगे। ठीक है दोस्तों, आपको क्लास कैसी लगी, अच्छी लगी है तो लाइक करें वीडियो को, और कोई समस्या है तो कमेंट में ज़रूर लिखें ताकि हमें उसका निवारण करने में सुविधा मिले। ठीक है दोस्तों, कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक के लिए करते हैं हम आपका धन्यवाद।